Hi, welcome back to the channel The Social Sciences. Today we'll be discussing the important questions of history, class 10th, chapter 2, Nationalism in India. इस chapter का detailed explanation already हमारे playlist में है. If you haven't seen it yet, I would recommend you to go there and have a watch. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो जो कि हार्डली 12 क्वेश्चंस है तो आप इस पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस दैट वी हैव। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सबसे पहला जो हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था दैट वाज बिटवीन 1914 टू 1918 और इस वॉर के कारण इंडिया में कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले थे जिसमें से सबसे पहला था फोर्स रिक्रूटमेंट्स। ठीक है। जो सेकंड था वो ये था कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। तीसरा इसका था इफेक्ट जो हमने देखा था इंडिया पे दैट वाज फेमीन आ गया था और चौथा था फूड शॉर्टेज। तो ये चार इफेक्ट थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थे और ये हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी। आई मस्ट टेल यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्याग्रह मतलब सत्य मतलब ट्रूथ, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। तो सत्याग्रह मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हो अपने ऑपरेसर से, है ना? और आपका जो रिक्वेस्ट है दैट हैज टू बी नॉन वायलेंट। इसको हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। मतलब जब हमें रिक्वेस्ट करना है अपने ऑपरेसर से कि वो हमारे बात को समझे, ठीक है? और ये हम लोग करेंगे पैसिवली, ठीक है? और अपने ऑपरेसर से रिक्वेस्ट करेंगे एंड दिस हैज टू बी यूजिंग नॉन वायलेंट मीन्स, यानी अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए। एंड द रिक्वेस्ट हैज टू बी सच कि आप सामने वाले के कॉन्साइंस को यानी उसकी अंतरात्मा को कन्विंस कर दो कि आप सही हो और वो गलत है। तो इसी को हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन विद कॉज द इनिशियल मूवमेंट्स बाय गांधी जी इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि कैसे महात्मा गांधी ने 1916 में चंपारण में मूवमेंट किया, 1917 में अहमदाबाद और खेड़ा में 1918 में। ठीक है। इन मूवमेंट्स के बारे में बताया है कि जैसे चंपारण में तिनखटिया सिस्टम था, फोर्सफुली पेजेंट से इंडिगो प्लांटेशन कराया जा रहा था। सो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने चंपारण में मूवमेंट किया। अहमदाबाद में हुआ था मिल में स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, उसके रिगार्डिंग हुआ था। और खेड़ा में फूड शॉर्टेज हो गया था, फेमीन कंडीशंस आ गए थे, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट्स किए थे। इन सारे मूवमेंट्स में जो गांधी जी का पार्टिसिपेशन रहा है उसी के बारे में आपको बताना है। एंड दिस हैज टू बी अ वेरी शॉर्ट समराइज्ड आंसर। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बुक में भी उतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम में उन्होंने 1919 में ये लॉ लाया था। और रॉलेट एक्ट के तहत इट वाज मेड कंपलसरी कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा उसको इवन ऑन डाउट, ऑन सस्पिशन उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और वो जो अरेस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स। मतलब 2 साल तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए हुए उस इंसान को हम लोग कोर्ट में नहीं दिखाएंगे और उसको जेल में अरेस्ट करके रखा जाएगा फॉर 2 इयर्स स्ट्रेट, है ना? आप अपने लॉयर से कंसल्ट नहीं कर सकते हो, आप अपने साइड से कुछ बातें नहीं रख सकते हो गवर्नमेंट के सामने या कोर्ट के सामने। सो दिस वाज रॉलेट एक्ट एंड द क्वेश्चन इज व्हाई वाज इट पास्ड। सो इट वाज पास्ड इन द वेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है और जो एनिमी कंट्रीज हैं वो प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश करती हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिश आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। How did Indians show resentment against this incidents? तो इसमें पूछा गया कि जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ, जैसे हमें पता है दैट दिस हैपेंड ऑन 13th ऑफ अप्रैल 1919। और इस इंसिडेंट्स के बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को और सप्रेस किया, है ना? तो ये आपको पता होगा कि जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, तो इसके बाद हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होने लगे। इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ इल ट्रीटमेंट यानी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। और क्या किया जाता था, उनको जबरदस्ती सल्यूट करवाया जाता था,
फ्लॉगिंग्स होती थी, यानी कोड़े मारा जाता था। बहुत जगहों पे मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है? तो इस तरीके से इल ट्रीटमेंट हो रहा था इंडियंस का। एंड इंडियंस ने किस तरीके से इसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट यानी किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखाया। तो इसके बाद अलग-अलग कमिटीज़ बनी, हड़ताल हुए बहुत जगहों पे, फिर खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, है ना? तो इस तरीके से इंडियंस ने इस इंसिडेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट दिखाया। और साथ-साथ आपको ये भी पता होगा कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर उनको भी जो अवार्ड्स मिले थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया था। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enumerate the cause behind non-cooperation movement and also state the reasons for its failure. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से 1922 के बीच में। इस मूवमेंट का कॉज ये था कि जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इस एक्ट के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्राइमरीली लड़ा गया था। उसके साथ साथ खिलाफत कमेटी थी। हमने खिलाफत कमेटी के बारे में ये देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब टर्की हार गई थी, तो टर्की के जो किंग थे खलीफा, उनको भी उनके पोजीशन से हटा दिया गया था। एंड बिकॉज खलीफा वाज कंसीडर्ड द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इसीलिए उनके रिमूवल से जो मुस्लिम्स थे खासकर इंडिया में, उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा और इसीलिए खिलाफत कमेटी बनाई थी शौकत अली और मोहम्मद अली ने, है ना? तो जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने फॉर्म किया था खिलाफत कमेटी। तो नॉन कोऑपरेशन का कॉज हो जाएगा रॉलेट एक्ट, खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन, जलियांवाला बाग मैसेकर। ये 2-3 कॉजेज हैं खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ऑल्सो गांधी जी का आइडिया था स्वराज का, ठीक है? इन 4 रीजंस को आप मेंशन करोगे फॉर द कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका फेलियर क्यों हुआ? फेलियर हुआ बिकॉज हमारे देश में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जैसे स्टूडेंट्स और लॉयर्स, उनके पास कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। तो दिस वाज द रीजन फॉर इट्स फेलियर। देन खादी, जो इंडियन क्लॉथ है जिसको बोला जा रहा था यूज करने के लिए, और फॉरेन क्लॉथ को बोला जा रहा था बॉयकॉट करने के लिए। तो जो हमारा इंडियन क्लॉथ होता खादी, जो कॉटन या जितनी भी चीजें थी, वो सब हैंडलूम से बनती थी, हाथों से बनाई जाती थी, है ना? इन सब के कारण वो बहुत कॉस्टली था और बहुत ज़्यादा समय तक हम इसीलिए फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो इंडियन मेड गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा महँगे थे बिकॉज़ दे वर ऑल मेड फ्रॉम हैंड, है ना? तो ये भी इसका फेलियर होगा। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ, ठीक है? दैट कैन बी आल्सो काउंटेड एज़ अ रीज़न फॉर इट्स फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज हाउ डिड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक पीपल इन टाउन्स, countryside, plantations etc supported the non cooperation movement। तो बहुत डिटेल में आपके बुक में बताया गया है कि कैसे टाउन्स में पार्टिसिपेट किया लोगों ने। टाउन्स में जो स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने अपना कोर्ट, स्कूल, कॉलेज ये सब छोड़ दिया, शॉप्स के सामने पिकेटिंग करते थे। तो इस तरीके से टाउन्स में मूवमेंट हुई। कंट्री साइड यानी विलेजेस में किस तरीके से मूवमेंट हुआ? तो विलेजेस में जो पेजेंट्स थे, वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे, नाई धोबी बंद हो रहे थे, है ना? इसमें हमने औध किसान सभा के बारे में भी पढ़ा, बाबा रामचंद्र के बारे में भी पढ़ा। तो ये कंट्री साइड में हो जाएगा। प्लांटेशंस में किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया मूवमेंट को? तो प्लांटेशंस में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बहुत सारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको वापस नहीं आने दिया जाता था। तो जब ये मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चालू हुआ, तो प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि दिस इज अ टाइम दैट वी शुड गो बैक टू इंडिया एंड वील बी अलाउड टू कम बैक, गांधी जी विल हेल्प अस डू दैट। तो बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स भी इंडिया के लिए रवाना होने के लिए निकले थे, है ना? बट उनको रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया, वो बात अलग है। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिखाया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इसमें ट्राइबल्स भी हैं, जो कि शायद नहीं लिखा है इसमें, लेकिन ट्राइबल्स के बारे में भी बताना है कि कैसे ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन भी रहा। दे डिड गुरिल्ला एक्ट एंड उनके लीडर थे, ठीक है? उनके बारे में भी आप बात करोगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल? अलूरी सीतारमन राजू, यही ट्राइबल्स के जो लीडर थे वो यही थे, अलूरी सीतारमन राजू। आंध्र प्रदेश के गंजम डिस्ट्रिक्ट से थे और इन्होंने ट्राइबल्स को अपने एरिया में लीडरशिप दी थी और इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वी हैव टू पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये वॉयलेंट मीन्स का इस्तेमाल करते थे, बट ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसाइपल ऑफ गांधी जी। ये गांधी जी को फॉलो करते थे, उनके आइडियल्स में विश्वास रखते थे। ये ड्रिंकिंग के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन ये वॉयलेंस को भी सपोर्ट करते थे। सो दिस वाज अलूरी सीतारमन राजू। नेक्स्ट है बाबा रामचंद्रन। बाबा रामचंद्रन थे जिन्होंने औध किसान सभा खोला था। ये यूपी में जो रूरल एरियाज में फार्मर्स को लीड कर रहे थे।
उसके बाद अली ब्रदर्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से खिलाफत कमेटी बनी थी। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली, यही है अली ब्रदर्स जिन्होंने इंडिया में खिलाफत कमेटी खोली, है ना। और बाद में खिलाफत कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी अलाइन हुई थी इन द सपोर्ट फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन द कॉज बिहाइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाईलाइट 11 डिमांड्स बाय गांधी, Dandi March and the Gandhi Irwin Pact. Okay, so civil disobedience movement, this occurred in 1930 एंड इसका कॉज ये था कि उस वक्त सॉल्ट टैक्स जो था वो बहुत अननेसेसरीली इम्पोज किया जा रहा था इंडियंस पे। दिस वाज वन रीजन। द अदर रीजन वाज साइमन कमीशन इंडिया में आई थी टू स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था। इस एक्ट को पढ़ने के लिए साइमन कमीशन बैठी थी 1927 में, और साइमन कमीशन में जितने लोग थे वो सारे के सारे इंडियंस थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था और इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया। ठीक है, और गांधी जी ने 11 डिमांड्स लिखे थे उस टाइम के वाइसरॉय इरविन को। ठीक है, तो जो इरविन थे उन्होंने इन 11 डिमांड्स को बहुत लाइटली लिया। उनमें से एक डिमांड ये भी था कि सॉल्ट मार्च होगा अगर सॉल्ट टैक्स नहीं हटाया गया तो, बट उन्होंने हटाया नहीं, तो इसीलिए फाइनली गांधी जी हैड टू स्टार्ट द डांडी मार्च। ठीक है, आप देख सकते हो कि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करोगे तो आप इन सारे इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सबको कवर कर लोगे। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक भी नहीं पढ़ा है, सो इफ यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, प्रिपेयर अ नोट, यू आर गुड टू गो। The next question is, highlight how different sections of people participated in civil disobedience movement. Mention the sections that did not participate. ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस में दो कैटेगरी के लोग जिन्होंने प्राइमरीली सपोर्ट किया वो थे लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स के अलावा जो सेकंड सेक्शन था वो था इंडस्ट्रियलिस्ट का। इस बार देखा गया कि ये जो दो रिच सेक्शन थे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया। लार्ज लैंड ओनर्स ने किया क्योंकि उस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था और ग्रेट डिप्रेशन के कारण प्राइस जो था क्रॉप्स का वो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था उन्हें। तो लार्ज लैंड ओनर्स ने इस इंटेंशन से पार्टिसिपेट किया कि अगर सिविल डिसोबीडियंस के कारण ब्रिटिशर्स बात मानते हैं तो क्रॉप्स का जो प्राइसेस है वो इनको मिल पाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसी सोच से इन्होंने पार्टिसिपेट किया कि अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट होगी तो वो इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी। उस टाइम के बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप बना था जैसे कि फिकी, FICCI, इन सब ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट ने। और उन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का यही डिमांड था कि हमें इंडिया की इंडस्ट्रीज को, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना है ना। सो इस इंटेंशन से इन दो ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। किस सेक्शन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दी दलित्स, है ना। उस टाइम जो दलित्स थे, जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन था जिसके लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको लगता था कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस मूवमेंट में तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमें और ज्यादा सप्रेस किया जाएगा। और जो दूसरा सेक्शन था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इट वाज दी मुस्लिम्स। ठीक है, हालांकि देयर वर अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स हु वर पार्टिसिपेटिंग, जैसे कि खान अब्दुल गफार खान या और भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, बट ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया। जैसे नॉन कोऑपरेशन में था कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत था बिकॉज ऑफ द खिलाफत इशू, लेकिन इस बार सिविल डिसोबीडियंस में कोई ऐसा कॉमन इशू या कॉमन रीजन उनके लिए नहीं उभर के आ पाया। ठीक है, तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहा। एक और सेक्शन जिसका बहुत पार्टिसिपेशन रहा, इट वाज द वुमेन सेक्शन। A lot of women were seen coming on the streets protesting against the Britishers, and they were also picketing the shops। यानी वो अल्कोहल के शॉप्स पे या फॉरेन प्रोडक्ट्स के शॉप्स पे क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी पहली बार इंडिया में बहुत लार्ज स्केल लेवल पे देखा गया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 10। द क्वेश्चन 11 इज, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस। इसी पे अभी हमने बात किया है ना। तो पिकेटिंग में किस तरीके से वो खादी बनाने में भी उनका रोल रहा, है ना, चरखा चलाने में। फिर डांडी मार्च के दौरान भी बहुत सारी औरतें आई, पार्टिसिपेट किया। तो आपको इन चीजों को बताना है। And the last question is, how was a sense of nationalism created in Indians? है ना, तो ये nationalism कैसे क्रिएट हुआ, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, ये हमारा जो सब चैप्टर 4 है उससे ये क्वेश्चन आया है।
तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म आया पेंटिंग्स के थ्रू, जब भारत माता की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। कौन बना रहे थे भारत माता की पेंटिंग्स? रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज अ कजन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद वंदे मातरम लिखा जा रहा था, है ना। वंदे मातरम जो बुक्स में और स्लोगन्स ये सब जो दिए जा रहे थे, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, स्लोगन दिया था। और उनकी किताब थी आनंद मठ, उसमें उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में भी बात किया था। उसके बाद इंडिया का फ्लैग जो था वो डिजाइन किया जा रहा था। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जा रहे थे जिससे इंडियंस में कलेक्टिवली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो। जैसे कि उस टाइम बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने गणपति फेस्टिवल्स स्टार्ट किए थे, जो कि आज महाराष्ट्र का बहुत मेजर अट्रैक्शन है। तो वो फेस्टिवल्स, फ्लैग्स, पेंटिंग्स, बुक्स, स्लोगन्स, फिर बहुत सारे ऐसे फोक टेल्स होते थे जिससे इंडियंस को ये बताया जा रहा था कि वी ऑल बिलोंग टू दिस कंट्री कॉल इंडिया एंड वी नीड टू कम टुगेदर फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, है ना। तो इस तरीके से सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। सो आई होप द क्वेश्चंस वर satisfactory, and I advise you all to go through these questions, answer them and practice them as much as you can, because if you're done with these questions, I'm very sure that you'll have a brief and very detailed revision of this chapter. So if you have any doubt or if you have any recommendation, do put it in the comment section. Thank you.